गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने आरएनएस इक्वेशन और ऑसवाल्ड डाइल्यूशन मेथड पढ़ा था। आज अपन डिबाय-हक्कल-ऑनसैगर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिबाय-हक्कल-ऑनसैगर इक्वेशन। डिबाय-हक्कल-ऑनसैगर इक्वेशन क्यों दी गई? देखो कि जो आरएनएस इक्वेशन थी, अगर आपको पता है जब अपन ने आरएनएस की थ्योरी पढ़ी थी, आरएनएस इक्वेशन आरएनएस की जब अपन ने थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने जब आपको पॉइंट्स बताए थे कि आरएनएस के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है किसके बीच में, एक अनआयनाइज्ड जो आयनाइज नहीं है और जब उसके आयन्स बन जाते हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब ये है कि पूरा सॉल्ट एक बार में आयनाइज नहीं है, कुछ फॉर्म अनआयनाइज्ड है और कुछ क्या हो गए, आयन्स बन गए। ये अपन ने बताया था कि इक्विलिब्रियम होता है अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड के बीच में, ठीक है। तो ये जो अपन बात करते हैं आरएनएस थ्योरी में कि इक्विलिब्रियम होता है अनआयनाइज्ड सॉल्ट, अनआयनाइज्ड मतलब जो आयनाइज ना हो, जिसमें आयन्स ना बने हुए हो, और आयनाइज्ड सॉल्ट। ये जो अपन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं इन दोनों के बीच में, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो कर सकते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं हो पाता, कुछ उसकी फॉर्म अनआयनाइज्ड भी रहती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर कंसंट्रेशन पे, डाइल्यूशन की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, किस हर कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज्ड रहता है। आयनाइज्ड का मतलब क्या है, उसके आयन्स बने रहते हैं। देखो आयनाइज्ड और डिसोसिएटेड में फर्क है। डिसोसिएटेड का मतलब तो ये है कि जैसे मान लो ये NaCl है, तो अगर मैं बोलूं कि इस तरह से पड़ा है Na+Cl- कि सॉलिड फॉर्म में भी इसके आयन्स बने हुए हैं, तो इसको अपन बोलेंगे आयनाइज्ड। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इनके बीच में डिस्टेंस है, Na थोड़ा दूर है, Cl भी थोड़ा दूर है, तो आप इसको बोलोगे डिसोसिएटेड। डिसोसिएटेड तब बोलोगे जब उसका अट्रैक्शन कम हुआ हो, ठीक है, कि वो आयन्स दूर दूर चले गए हैं, तो हम बोलेंगे कि डिसोसिएट हो गए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हर कंसंट्रेशन पे आयनाइज रहता है, उसमें आयन्स बने हुए रहते हैं, NaCl, KCl। तो NaCl भी जो है वो अपने क्रिस्टल्स में हमेशा Na+ और Cl- फॉर्म में होता है। इसी तरह से KCl भी अपने जो क्रिस्टल है उसमें K+ और Cl, सॉलिड फॉर्म में भी K+ और Cl- रहते हैं, लेकिन वो पास पास रहते हैं, डिसोसिएटेड नहीं होगा। और जैसे ही हम उसका डाइल्यूशन करते हैं, उसको किसी सॉल्वेंट में मिलाते हैं, वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। आप ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आयनाइज्ड यूज़ कर लो और डिसोसिएटेड यूज़ कर लो। तो आरएनएस से सबसे पहले तो क्या वर्ड यूज़ किया कि आयनाइज्ड, अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम रहता है। हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए बोला उसने कि अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है। तो ये जो चीज़ है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए गलत है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा ही आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में, मतलब आप ये कह सकते हो ये, उसमें ऐसे आयन्स बने हुए ही रहते हैं हर टाइम पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इस तरह से कंबाइंड फॉर्म कोई नहीं रहती, मतलब ये जो है कंबाइंड जो फॉर्म है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो चुका है, ए ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ए के ऊपर कम किया, आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट ऑल कंसंट्रेशन, ठीक है। होता क्या है, जब हम पानी में मिलाते हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज होता है और फिर डिसोसिएट होता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होता है जब हम उसको पानी में मिलाते हैं। जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूट करते जाते हैं, जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को, वैसे वैसे वो जो आयन्स हैं वो दूर जाते जाते हैं, और वो दूर जाना, ये जो दूर जाने वाली चीज़ है इसको बोलते हैं आयन जो है उसकी मोबिलिटी। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जब आप डाइल्यूशन करोगे तो आयन की मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयन का जो मूवमेंट है, जो आयन का
गति है वो बढ़ जाती है डाइल्यूशन में। पहले वो पास में होते हैं और फिर वो दूर चले जाते हैं। वो गति बढ़ती क्यों है कि आयन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है। तो अब से आप जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को समझाना है तो सबसे पहले तो ये बताना है कि आर्हेनियस ने जो ये इक्विलिब्रियम की बात करी थी इसके बीच में अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड के बीच में, वो गलत है, क्योंकि इस फॉर्म में तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता ही नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। आप ऐसे लिख सकते हो इसको भी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा आयनाइज्ड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। डिसोसिएटेड नहीं रहता, लेकिन आयनाइज्ड ऑल कंसंट्रेशन पे रहता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सबसे पहली चीज क्या है कि आयनाइज्ड एट ऑल कंसंट्रेशन, आयनाइज्ड एट ऑल कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरा, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है डाइल्यूशन में, तो एट डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन करोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो होगा क्या, आयंस जो है वो दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो एट डाइल्यूशन जो आयंस है, आयंस मूव अपार्ट, दूर चले जाएंगे, या आप कह सकते हो डिसोसिएशन जो है वो बढ़ जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हो आयनिक, आयंस मूव अपार्ट का मतलब भी यही है कि आयनिक मोबिलिटी जो है वो बढ़ेगी डाइल्यूशन, आयंस का मूवमेंट बढ़ेगा डाइल्यूशन। आयन का मूवमेंट बढ़ता क्यों है, आयनिक मोबिलिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि इंटर आयनिक, इंटर जो आयंस के बीच का, इसको बोल रही हूं मैं, आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, कम हो जाता है। आपस में जो उनके बीच में अट्रैक्शन है आयंस के बीच में कम हो जाता है डाइल्यूशन करने पे, इसलिए उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आपको हमेशा मोबिलिटी और इंटर आयन अट्रैक्शन फोर्स से ही समझाना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर कंसंट्रेशन पे आयनाइज्ड रहता है, ठीक है। जो आर्हेनियस ने बात करी थी आयनाइजेशन की कि इक्विलिब्रियम होता है अनआयनाइज्ड और आयनाइज्ड सॉल्ट में, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई नहीं होता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हर कंसंट्रेशन पे आयनाइज्ड रहता है। डाइल्यूशन करने पे जो ये जो कंडक्टिविटी बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, वो क्यों बढ़ती है, क्योंकि आयन की मोबिलिटी बढ़ती है। और आयन की मोबिलिटी बढ़ने का क्या रीजन है कि आयन की मोबिलिटी इंटर आयनिक, दो आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आयन की गति बढ़ जाती है, गति बढ़ने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बातें के बारे में बातें बताई गई, इसी इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स पे डिबाय एंड हक्कल ने कि कितना मैग्नीट्यूड, ये जो आयंस के बीच में जो मैग्नीट्यूड है कम या ज़्यादा, या किस कौन से ऐसे फोर्सेस हैं जो इसको कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जिससे कि कंडक्टिविटी पे इफेक्ट आए, उनके बारे में किसने बताया था, डिबाय और हक्कल ने बताया। ये जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी कितनी वैल्यू, आप कह सकते हो कि उस इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, ये सब किसने बताया था, डिबाय और हक्कल ने बताया। क्या बताया था, अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, कितना होता है ये फोर्स उनके बीच में, ये जो आयंस के बीच में। भाई फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो डाइल्यूशन में मोबिलिटी कम होगी, तो ये जो फोर्स है इनके बीच में, ये कम ज़्यादा कौन सी चीज़ें इसको इफेक्ट करती है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो है जो इस फोर्स को इफेक्ट करती है उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, एसिमेट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब आप देखो ये होता क्या है, मान लो एक सॉल्यूशन है KCl का, ठीक है, और इस KCl के सॉल्यूशन में आयनाइज है K+Cl-। तो अब इस सॉल्यूशन में जो K+ आयंस हैं वो हमेशा घिरे रहेंगे किससे, अपने नेगेटिव Cl- आयंस।
इस तरीके से, क्योंकि अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो इस तरीके से Cl माइनस आयन से वो घिरा रहेगा। उसी तरीके से जो Cl माइनस है वो किससे घिर के रहेगा, K प्लस आयन से। उसके अराउंड क्या बना लेगा, एक गोला बना, ठीक है, इस K के पूरा एक गोला बना। और जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, कि मैंने इलेक्ट्रॉन लगा दी कि एक इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, और अपन क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो जो आयंस है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, जो प्लस है वो किधर मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ। तो होगा क्या कि ये जो K प्लस है, अभी मैंने बताया इसको बहुत सारे जितने भी Cl माइनस है उन्होंने घेर रखा है। जब तक अपन ने इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कराया तब तो क्या लग रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है इन Cl माइनस आयन का इस K प्लस के। लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, जो K प्लस है वो तो जाना चाहेगा इधर, और जो Cl माइनस आयंस है जो उसके चारों ओर है वो जाना चाहेंगे इधर। तो जो ये गोला है ये कैसे हो जाएगा कि K प्लस तो ये इधर हो जाएगा, और जो Cl माइनस है वो क्या हो जाएंगे, सारे ज्यादातर इधर की तरफ खिंच जाएंगे, और K प्लस किधर जाना चाहेगा, इधर की तरफ। तो जो गोला है वो सिमेट्रिक ना रह के क्या रह जाएगा, एसिमेट्रिक हो जाएगा। अब बराबर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि Cl इधर की तरफ जा रहे हैं और Cl ज्यादा है, तो K प्लस को पीछे की तरफ खींचेंगे। और Cl को कौन खींच रहा है, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, जो एनोड है वो, ये एनोड है, ये कैथोड। तो एनोड जो है वो Cl को खींच रही है, तो Cl पीछे की तरफ आएंगे, लेकिन Cl किसको खींच रहे हैं, K को। K उधर जाना चाहती है तो उसके मूवमेंट को कम कर रहा है, तो आयनिक मोबिलिटी के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है ये जो फोर्स है, इसको बोलते हैं आयनिक एटमॉस्फेयर, आयनिक एटमॉस्फेयर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले तो ये आयनिक एटमॉस्फेयर कैसा है, सिमेट्रिकल, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद में ये आयनिक एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, सिमेट्रिकल नहीं रहा, K उधर जाना चाहता है और Cl इधर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट। ये हो गया एसिमेट्रिक, हो गया ना ये आयनिक एटमॉस्फेयर, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक इफेक्ट, जिसके कारण जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि दूसरा जो अपोजिट आयन है वो उसको पीछे की तरफ, उसका एटमॉस्फेयर उसको पीछे की तरफ खींचता है, या एसिमेट्रिक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जो है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट जो है वो है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट नाम ये है, लेकिन आप सबने ये पढ़ा हुआ है, आपको पता है जो भी सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट जो होते हैं उसके अंदर भी कैटायन और एनायन होते हैं। तो जब सॉल्वेंट के कैटायन और एनायन है ना, उनका भी मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। एक तो उनका मूवमेंट जो है, जैसे मान लो K प्लस तो जा रहा है एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, और जो सॉल्वेंट का एनायन है वो अपोजिट मूव कर रहा है, तो एक तो वैसे ही उसको रोकेगा, प्लस आप अगर मैं सॉल्वेंट लूँ, वाटर ही लूँ, तो वाटर जो है K प्लस के साथ वाटर खुद एसोसिएटेड हो जाएगा इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से बॉन्डिंग कर लेगा वाटर, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन होना, हाइड्रेशन हो जाता है, पानी का स्फीयर बन जाता है आयन की तरफ। तो ये जो पानी का स्फीयर बन रहा है, जब हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो मान लो ये और ये, तो K प्लस तो इधर जाना चाहेगा, लेकिन ये H2O उसको उधर खींचेगा, तो इसके कारण भी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। जो तीसरा इफेक्ट है इसका, जो तीसरा इफेक्ट है वो आपको पता है, वो है सॉल्वेंट की विस्कोसिटी। थर्ड जो इफेक्ट है वो है विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जो भी आप मीडियम, ठीक है। तो विस्कोसिटी आपको पता है, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, जब भी मीडियम ज़्यादा विस्कस होता है तो उसमें से कोई चीज़ आराम से फ्लो नहीं हो पाएगी, तो विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो मोबिलिटी कम हो जाएगी, और विस्कोसिटी कम होगी तो मोबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमें आयनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि वो आयन जो है वो फास्ट अगर मूव कर गया, टूटने से मतलब नहीं है, टूटा हुआ तो वो है, उसके मूवमेंट से मतलब
है जो उसके मूवमेंट को कम कर रही है, इसके कारण उसकी जो कंडक्टिविटी उस पर असर आ रहा है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम कभी भी आयनाइजेशन की बात नहीं करेंगे कि सॉल्ट आयनाइज्ड, जैसे हम कहते हैं ना कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं डाइल्यूशन पे, इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ी। नंबर ऑफ आयंस तो ऑलरेडी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये कहना गलत है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि डाइल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। आयंस तो पहले से ही बने हुए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, डाइल्यूशन पे उनकी जो मोबिलिटी है आयन की वो बढ़ जाती है। मोबिलिटी क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि डाइल्यूशन में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो है कौन कौन से, अभी मैंने बताया, एक तो एसिमेट्रिक इफेक्ट जिसमें अपोजिट आयन जो है वो उसके चारों ओर घेरा बना लेता है, वो भी डाइल्यूशन में कम होता है। लेकिन डाइल्यूशन का ये अपन ने पॉइंट देखो कि सॉल्वेंट खुद भी बहुत बड़ा घेरा उसके अराउंड बना लेता है, वो भी उसकी मोबिलिटी को कम कर देता है। तो अभी जो अपन ने इफेक्ट देखे हैं वो अपन सिर्फ इस चीज की बात कर रहे हैं कि मोबिलिटी पे कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं। मोबिलिटी किससे रिलेटेड है? अट्रैक्शन फोर्स। तो मोबिलिटी जो है उस पे उसका इफेक्ट देख रहे हैं हम, यहाँ पे आयनाइजेशन की बात नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि मोबिलिटी कैसे उस आयंस की कम और ज़्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ आयनिक मोबिलिटी से कंडक्टिविटी को जोड़ेंगे कि आयनिक मोबिलिटी अगर किसी कारण बढ़ रही है, जैसे कि विस्कोसिटी कम होगी तो मोबिलिटी बढ़ेगी, तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है। नंबर ऑफ आयंस को नहीं जोड़ेंगे, जो कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम कहते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम कहेंगे डाइल्यूशन बढ़ेगा, मोबिलिटी अगर बढ़ेगी आयन की तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज आयनाइज तो वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये जो तीनों इफेक्ट्स हैं, इन तीनों इफेक्ट्स के मैग्नीट्यूड को मिला के डिबाय-हकल ने एक इक्वेशन दी थी। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं क्या क्या, एसिमेट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो कि सॉल्वेंट का होता है, और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम जो भी सॉल्वेंट की होगी, इन तीनों चीजों को मिला के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो दिया था डिबाय-हकल, और ऑनसेगर भी एक साइंटिस्ट है उन्होंने। ठीक है, तो देखो ये है M फॉर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तो देखो जो मोलर कंडक्टेंस होती है, क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है, आयंस की मोबिलिटी भी उस टाइम पे मैक्सिमम होती है, तो हमने क्या किया है कि मोलर कंडक्टेंस जो है कम, इनफाइनाइट डाइल्यूशन से कितनी कम है। तो स्टार्टिंग में हमने देखो जो टर्म ली है वो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन की, वहां पे तो मैक्सिमम है, वो तो लिमिटिंग लास्ट वैल्यू उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। कि हाईएस्ट डाइल्यूशन है, कंसंट्रेशन एकदम कम हो चुकी है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, पानी पानी आपने मिला दिया, तो सबसे ज्यादा निकाल कैसे रहे कि हाईएस्ट में से माइनस कर रहे हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये है मान लो, तो उससे कम किसी और कंसर्न, जैसे आप डाइल्यूट करते गए तो हर डाइल्यूशन पे एक मैक्सिमम डाइल्यूशन से पहले भी तो कुछ पॉइंट्स हैं, वहां पे कम क्यों है, वहां पे कम इन इफेक्ट्स के कारण। तो हम ये देखें कि किसी कंसंट्रेशन पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन से क्यों कम है, इन इफेक्ट्स के कारण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो होता है ये है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर मीडियम का अलग अलग होता है, जैसे वाटर का 80 के करीब होता है। जितना ज़्यादा किसी भी मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा वो उसमें जो भी सॉल्ट मिलाया जाएगा उसके आयंस को क्या करेगा, तोड़ेगा। किसी मीडियम का जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा वो सॉल्वेंट उसमें मिलाए गए सॉल्ट को उसके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना चाहेगा। तो जितना ज़्यादा डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उतना ही अच्छा है मतलब कंडक्टिविटी के लिए, क्योंकि वो सॉल्ट को जल्दी आयनाइज या डिसोसिएट करेगा। ठीक है, तो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। T फॉर टेम्परेचर है, N है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, नीटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, फिर यहाँ पे भी देखो इसमें डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की विस्कोसिटी हो गया, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, और ये C हो गया कंसंट्रेशन, जिस भी कंसंट्रेशन पे आप काम कर रहे हो। तो ये जो इक्वेशन है इसी को कहते हैं
डिबाय हक्कल ऑन सैगर इक्वेशन। और इसमें आप अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आरएनएस से उसको रिलेट करो कि आरएनएस ने आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड के बीच में इक्विलिब्रियम बताया था, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं होता। फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी हमें निकालने के लिए एक इक्वेशन जो है वो किसने बताई, डिबाय हक्कल ने, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इंट्राआयनिक इफेक्ट किसको कह रहे हैं कि आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, टूटा हुआ तो है लेकिन अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा तो मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और डाइल्यूशन पे वो फोर्स कम होता है, इसीलिए डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बढ़ती है, ठीक है। और उसके अंदर फिर आप एसिमेट्रिक इफेक्ट में अपोजिट आयंस जो होते हैं वो उसको घेरे रहते हैं, जिसके कारण उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में सॉल्वेंट घेरा रहता है, जिसके कारण मोबिलिटी कम हो जाती है। और विस्कोसिटी ऑफ मीडियम, ये 3 पॉइंट्स को मिला के इन्होंने ये इक्वेशन दी। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी इक्वेशन के थोड़ा पार्ट और देख के फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।